Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing how to make the notes for the class 9th biology. Here we are discussing first unit. In the first unit we have we want to study the life and the biodiversity. तो इसमें हम देखेंगे कि आप लोग स्टूडेंट्स को मोस्टली मुश्किल ये होती है कि हम किस तरीके से नोट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करें. तो नोट्स बनाने के लिए मैं आपको आइडिया दूंगी किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं. अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स ये गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि आपने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो तैयार किए हैं लेकिन बुक के अंदर से क्वेश्चन आए. तो आज हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो टॉपिक एक्सरसाइज में नहीं हैं वो टॉपिक्स हम शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से बना सकते हैं वो आज आपको हम सिखाएंगे. फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. ठीक है, पहला सेक्शन की हमने बात कर दी. अब फर्स्ट जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसकी एक्सरसाइज को हैंडल कर सकते हैं. जी, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पहला है डिफाइन बायो टेक्नोलॉजी. तो उसका आंसर पेज नंबर 3 पे है. अब पेज नंबर 3 पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पेज नंबर 3 से आपने आंसर करना है. कोशिश करें क्वेश्चन का के सामने ही उसका पेज नंबर लिख लें ताकि आपको आंसर ढूंढने में मसला ना हो. जी, बायोटेक्नोलॉजी का ये आंसर है जी हमारे पास पेज नंबर 3 पे. ये पेज नंबर 3 है बुक का. पेज नंबर 3 पे बायोटेक्नोलॉजी का आंसर है कि डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है जी, तो यहाँ से पेज नंबर 3 से ये 2 लाइंस का आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का. यहाँ से हम ये डील करेंगे. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है. जी, पेज नंबर 5 पे ये हॉर्टिकल्चर की टॉपिक है. इसका ये जो है ये शॉर्ट 2 का आंसर है. 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. तो ये इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर का डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. यहाँ तक ये इसका आंसर है जी. और इसमें थोड़ा सा मैंने ये ऐड किया एक लाइन के बेटर वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स इंक्रीजेस द बेटर यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये चीज़ आप साथ ऐड कर सकते हैं. ये आपका शॉर्ट 2 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है. पेज नंबर 5 पे था. ठीक है, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स पे जाएंगे. ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि हमने अरेंज करना है स्ट्रक्चर को इन ऑर्डर ऑफ लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपर लेवल, और फिर हमने इनके लेवल भी हर स्ट्रक्चर के सामने लिखने हैं. तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, बुक में तो नहीं है. किस तरीके से हमने अरेंज किया मैं आपको बता देती हूँ. जी, इसका आंसर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा इलेक्ट्रॉन, और ये हमें क्वेश्चन में सारे गिवन थे ना कि न्यूरॉन का लिखें, नर्वस सिस्टम का लिखें, इलेक्ट्रॉन का लिखें, मैन का. तो वो हम इस तरीके से लिख रहे हैं जी. इलेक्ट्रॉन का लिखा हमने सब एटॉमिक लेवल है ये, और कार्बन जो है वो एटॉमिक लेवल है, प्रोटीन बायो मालिक्यूल लेवल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑर्गेनेली लेवल है, न्यूरॉन जो है वो आपके पास है जी सेलुलर लेवल, मैस ऑफ न्यूरॉन्स टिश्यू लेवल है, ब्रेन ऑर्गन लेवल है, नर्वस सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और मैन जो है वो इंडिविजुअल लेवल है. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिलेट करना है बायोलॉजी को उसके मेजर डिविजन्स के साथ. तो इसका आंसर पेज नंबर 2 से 3 पे है. लेट्स सी द आंसर. जी, यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 2 पे ये डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी. जूलॉजी जो है उसमें हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. बॉटनी में हम एनिमल्स के प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जैसे कि बैक्टीरिया है. जी, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी जियोलॉजी से. यहाँ से दे रहा मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, और फिर उसमें जियोलॉजी की हेडिंग देके स्टडी ऑफ एनिमल्स कर देंगे, फिर बॉटनी की हेडिंग देके स्टडी ऑफ प्लांट्स कर देंगे, और फिर माइक्रोबायोलॉजी की एग्जांपल देके इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया. तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें उसने कहा है कि आप टेबल एक ड्रॉ करें जिसमें आप ब्रांचेस को शो करें, बायो की तमाम ब्रांचेस को, कि वो उसमें आप क्या स्टडी करते हैं और किस तरीके से डील करते हैं. तो इसका आंसर जी हमारे पास है पेज नंबर 3 पे. लेट्स डिस्कस. जी, ये हमारे पास टोटल 16 ब्रांचेस हैं बायो की, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और टेबल बना सकते हैं. मैंने वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं क्योंकि पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफाइन करें मार्फे बायोलॉजी, एनाटॉमी, कोई भी एक आ जाती है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए. दैट्स व्हाई मैंने इस पर क्वेश्चन बना दिए हैं. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, तो टेबल बनाना है हमने. मार्फे पे एक साइड पे मार्फोलॉजी लिखे, दूसरी साइड पे उसका लिख दें कि किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ होती है. तो ये स्टडी ऑफ द फार्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में ये है.
तो ये हम इसमें जस्ट ये देख लेंगे। और नेक्स्ट आपकी है एनाटॉमी, तो उसमें हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेंगे। हिस्टोलॉजी जो है उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है, जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है वो डिस्कस करेंगे। और सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे और सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे कि किस तरीके से सेल बायोलॉजी में वो इस्तेमाल होते हैं। और ब्रांच ये ब्रांच जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि उसने कहा है कि इस तरीके से डील करती है और ये है क्या, इसमें स्टडी आप क्या करते हैं, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, डिफरेंट फंक्शंस की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट की। जेनेटिक क्या है जी, इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में और इनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, तो इस चीज़ को जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस ये है कि विरासत में जो भी हमें करैक्टर्स मिल रहे हैं, खसूसियात मिल रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो जो है वो हम जेनेटिक्स में बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है उसमें हम डेवलपमेंट, जो छोटी एम्ब्रियोज हैं उनसे न्यू इंडिविजुअल कैसे बनता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, वो एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं हम। टेक्सोनमी जो है इसमें हम जितनी भी देखें ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उनको कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। साइंटिफिक नेम हर एक के डिफरेंट हैं, ठीक है। तो वो साइंटिफिक नेम क्या हैं, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया, वो टेक्सोनमी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी फलेंटोलॉजी है, इसमें स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बाकियात बच जाते हैं और कब कितना अर्सा हो गया, ये सारा कुछ डिस्कस हमने करने के लिए इस ब्रांच में जाते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम डील करते हैं कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सोशो बायोलॉजी की बात करें तो ये ब्रांच जो है वो इस ब्रांच में हम सोशल बिहेवियर एनिमल्स का डिस्कस करेंगे कि सोसाइटीज़ के साथ एनिमल्स का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर क्या है, तो ये सोशो बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे इस ब्रांच में। पैरासिटोलॉजी जो है इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से पैरासाइट्स जो है वो वर्कआउट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट एंड वेरी यूजफुल नाउअडेज, दैट ब्रांच इज़ वेरी यूजफुल, और इसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निक्स काम कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें BS ऑनर्स हम करवा रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, ताकि इसमें होता क्या है असल में, इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रैक्टिकली क्या इस्तेमाल है या प्रैक्टिकली वो क्या कुछ कर रहे हैं हम उनके साथ, तो वो सारा कुछ जो डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बायो को अगर आपने प्रैक्टिकल फील्ड में लेके आना है या देखना है तो वो आप बायोटेक्नोलॉजी वाली इसमें ब्रांच में जाएंगे और उसमें सारे के सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंसान की फलाह व बहबूद के लिए बायो किस तरीके से या ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूज़फुल हैं, वो सारा अगर हमने देखना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। आगे इम्यूनोलॉजी है, इसमें स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जिसके के वो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ डिफेंड करते हैं और हमें सेफ रखते हैं। एंटोमोलॉजी जो है इसमें इंसेक्ट्स की बात होती है, जितने इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उनकी अगर स्टडी के बारे में बात करें, उनके बारे में जाना जाए तो वो एंटोमोलॉजी में आ जाएगा। फार्माकोलॉजी जो है इसमें हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इनके ह्यूमन बॉडी पे या ह्यूमन सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पॉइंट्स देने हैं जो कि बायोलॉजी किस तरीके से लिंक करती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ। पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है, लेट्स सी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 4 पे है और पेज नंबर 4 पे हमारे पास हम देखेंगे कि बायो का रिलेशनशिप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ क्या है। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक है जिसको आप लॉन्ग 4 के लिए कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक है, इसमें क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, बायोफिजिक्स का ये क्या डील करती है जी, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं और बायोलॉजिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग क्या एप्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी की सिमिलरिटी देखनी है वर्किंग प्रिंसिपल्स में, जैसे कि लीवर है, लीवर की, और हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स के लिम्स हैं बायो में, इन दोनों का आपस में सेम रिलेशन है, ये एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी।
और बायोकेमिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसमें हम स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, डिफरेंट कंपाउंड्स के और जो प्रोसेस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो जब हम दोनों डील करते हैं। देखें हम जब कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो केमिस्ट्री में है, लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से कंपाउंड हो रहे हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री में डील होगा। जैसे कि अगर हमने बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का, तो वो केमिस्ट्री के ही अकॉर्डिंग, अगर केमिस्ट्री का हमें पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डील कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स या जी नेक्स्ट हम बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री की बात कर रहे थे। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से मैथमेटिक्स की टेक्निक्स जो हैं और टूल्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती हैं। जैसे कि हमने अगर डाटा को एनालाइज करना है या इकट्ठा करना है एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, तो बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, डिफरेंट मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बायोग्राफी की बात अगर हम करें तो बायोजोग्राफी में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो कब वकूफ़ पज़ीर हुई, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं दुनिया में उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो सारा कुछ जो हम डिस्कस करते हैं वो बायोजियोग्राफी में डिस्कस करते हैं और ये अप्लाई करते हैं हम जहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन्स के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम फिर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उनके करैक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किस तरीके से हैं। देखिए ना, ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जी सहराई जानवरों की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि मतलब जिस तरह का वो रीजन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी बात करते हैं कि सहरा में जितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर जोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग उनके किस तरीके से चेंजिंग्स आएंगी या कैसी अक्रेंस है, तो वो सारा जो है वो बायोजियोग्राफी में आएगा। बायो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बायो इकोनॉमिक्स में हमारे पास डील हम करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि कॉस्ट वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू, जब अगर हमने गंदम उगाई है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी और किस तरीके से हम प्रॉफिट उससे अर्न कर सकते हैं, तो ये बायो इकोनॉमिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, लॉस की भी बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी बायो इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारे पास लॉन्ग 4 का आंसर होगा। Now we are discussing question number 5. Question number 5 में है कि how would you distinguish the biomolecules from other molecules, or what is the criteria for classifying biomolecule as micromolecule or micromolecule or macromolecule। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने करना है। जी, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड हम करते हैं और अक्सर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये आंसर जो है वो बुक पे मौजूद नहीं था, इसको मैंने एक और बुक से जो है वो प्रेफर किया है। और इसमें ये क्या है कि जी बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि एनॉर्मस नंबर ऑफ़ बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं कि बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ 100 टाइप्स के होते हैं, 100 मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, और ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं मालिक्यूलर वेट के, इस तरह इसलिए इनको माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है। और जो बायो मालिक्यूल्स होते हैं वो हाई मालिक्यूलर वेट होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन्स है और लिपिड्स है। तो इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ से इस बुक से प्रेफर किया है, क्योंकि बुक में हमें इसका आंसर टू द पॉइंट नहीं मिला। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइफ क्या है वो हमने बताना है, तो इसका आंसर 7 to 10 पेज पे है। लेट्स डिस्कस। जी, इसका आंसर ये 7 पेज पे है। जो टॉपिक है हमारा 1.3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये टॉपिक इसके अंदर शामिल है लॉन्ग 6 के अंदर, और 7 से लेकर 10 तक ये आंसर इसका चलेगा। पूरा टॉपिक इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें ये क्या है कि क्या कुछ है डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी लाइफ के फिनोमेनन्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की है डिफरेंट लेवल्स पे, जो कि ये है जैसे कि फ़र्स्ट है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें तमाम टाइप्स ऑफ मैटर जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि एलिमेंट से बने होते हैं, और हर एलिमेंट के अंदर एक काइंड ऑफ एटम होता है जो जिसको हम कहते हैं ए नॉट टॉम और कट। मतलब ए का मतलब एटम का मतलब ये है कि नॉट कट, ठीक है। एटम में ए जो है वो नॉट को प्रेफर कर रहा है, टॉम जो है वो कट को प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब है नॉट कट। ऐसे एटम्स जो है ना एक्चुअली ये बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं।
इनमें जो बहुत ज़्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद है नेचुरली। 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं और ये जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी मास को बना रहे हैं, ठीक है। इन बायोमॉलिक्यूल्स में से 6 जो हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। 99% टोटल मास का ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो अदर 10 हैं, क्योंकि टोटल 16 इसमें का हैं बायो एलिमेंट्स हैं, तो जो बाकी 10 हैं पोटेशियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है और आयोडीन है। ये जो है ये 1% है टोटल मास का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें ये चाहिए, ये जो 6 हैं, ठीक है। 99% टोटल मास का है, तो ये हमें इस तरीके से ये बनाया हुआ भी है कि किस तरीके से कितने मिकदार में ये चीज़ें मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मालिक्यूलर लेवल की। मालिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि जी इन ऑर्गेनिजम्स में बायो एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं होते मौजूद, और ये आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मौजूद होते हैं यहाँ पे, और ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं जो कि जिनमें बाउंडिंग होती है इस तरह की, तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मालिक्यूल और बायो मालिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो ऑर्गेनिज़म एनॉर्मस नंबर्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायोमॉलिक्यूल्स के होते हैं, 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के। ये मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में, वो यहाँ से भी हम कर सकते थे, लेकिन वो टू द पॉइंट मुझे चीज़ ही मेरी थी। खैर ये यहाँ से ये हो सकता था मैक्रोमॉलिक्यूल्स वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो सकता था उसका आंसर। खैर वहाँ से मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ से भी ये बहुत ईजीली हम इसको कर सकते थे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रो, ये वाला टॉपिक यहाँ से यहाँ तक हो सकता था लॉन्ग 5 का आंसर। चलें खैर वो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल हैं, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंट वैरायटी में। ये बिल्कुल यही वाला ये टॉपिक, ये यहाँ से इस पैराग्राफ से लेके ये पूरा जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये लॉन्ग 5 का आंसर बन सकता है, बिल्कुल ये, ठीक है। ये लॉन्ग 5 का आंसर बन सकता है हमारे पास। चलें खैर इसको मैं वैसे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होती हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स या माइक्रो में या मैक्रो में, तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था कि इनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है जैसे कि ग्लूकोज और वाटर हैं, और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जैसे कि स्टार्च है और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग 5 का आंसर आपका बन सकता है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट थर्ड जो है वो ऑर्गेनली एंड सेल लेवल है। तो ऑर्गेनली और सेल लेवल में क्या है कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल करते हैं पर्टिकुलर वे में और ऑर्गेनलीज बना देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि इसको थोड़ा कर लेते हैं। ये एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और जब ये असम्बल होते हैं इकट्ठे तो लाइफ के डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं, जैसे कि सेल्स हैं, सेल्स बनाते हैं, ठीक है। हर टाइप जो ऑर्गेनली की है वो स्पेशल होती है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की और राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से जो फंक्शंस होते हैं सेल के उनको हम स्पेशलाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स में। और जो सेल्स की डिविजन्स होती है, लेबर डिविजन्स, तो वो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक के केस में हम जाएँ तो या और प्रोटिस्ट के केस में, तो इसमें ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल मौजूद होता है। इस केस में बहुत सारे फंजाई जो हैं या तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के फंजाई मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनली और सेल लेवल के बारे में टॉपिक था। टिश्यू लेवल की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसमें सिमिलर सेल्स होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रुप में जिनको टिश्यूज़ हम कहते हैं। और अगर हम इनको डिफाइन करें तो टिश्यू को हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जिसको हम स्पेशलाइज कर देते हैं कॉमन फंक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर एक ग्रुप ऑफ मुख्तलिफ सेल्स सिमिलर सेल्स जो हैं उनका ग्रुप हो और वो एक कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। हर सेल के अंदर टिश्यू होता है और वो क्या करता है कि तमाम लाइफ के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, कैरी करता है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन है, सिंथेसाइसिस है, प्रोटीन सिंथेसाइसिस है। लेकिन अगर हम कैरी करते हैं कुछ स्पेशल प्रोसेसेस को जो कि टिश्यू के फंक्शन के साथ रिलेट होते हैं, तो वो फिर हम उसमें सारा टिश्यू लेवल आ जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं उनको हम उनकी हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, ठीक है जी। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल की
बात करते हैं, इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं एक ही टाइप के, ठीक है। अगर देखें ना टिश्यू लेवल में हमने कहा था, पहले हमने सेल की बात की ऑर्गेनल और सेल लेवल में, अब हमने कहा कि अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलें तो वो टिश्यू बनाते हैं, और अगर एक टाइप के टिश्यू जो हैं वो मिलें तो वो क्या बनाते हैं जी, ऑर्गन बनाते हैं। और इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ अगर हम कहें कि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें तो उसमें हम ये एग्जांपल ले लेंगे कि स्टमक है, फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये स्पेशल किसके लिए स्पेशलाइज्ड हुआ है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए, तो या फिर स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए। तो वो देखिए ना कि अब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं, स्टमक बना रहे हैं। दो मेजर टाइप्स होती हैं जी टिश्यू की जो कि स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए, और मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्शन स्टमक की वॉल्स के साथ ना, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड की। अगर आप फूड की आपकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं फूड को पोस्टीरियर एंड में, तो इस तरह दो टिश्यूज़ जो हैं वो परफॉर्म करें एक स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी। तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्टमक का फंक्शन है। अगर नेक्स्ट लेवल की बात की जाए जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो उसमें हम कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हर ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो तमाम ऑर्गन्स मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। देखिए ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है और पेंक्रियाज हैं। तो ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं हमारी डाइजेशन में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तमाम बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ली डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ना प्लांट्स के अंदर वो कम कम्प्लेक्स होता है, जैसे कि रूट सिस्टम है, और उसको हम कंपेयर करते हैं एनिमल से। ये ग्रेटर रेंज का फंक्शंस होता है और इसमें एक्टिविटीज़ जो है एनिमल्स के अकॉर्डिंग एनिमल से हम कहते हैं कि एनिमल से कम होती हैं प्लांट्स में ना, एनिमल्स की ज़्यादा होती हैं प्लांट की निस्बत। अच्छा नेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअल लेवल, इसमें 9 लेवल हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनको अगर हम इकट्ठा ऑर्गेनाइज़ करें तो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं कि फंक्शन या प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बना रहे होते हैं ना, तो या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल एक आदमी की, तो ये एक आदमी जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल है, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूस काम हो रहे होते हैं, हार्ड एक्सरसाइज वो कर रहा होता है, उसके मसल्स चल रहे हैं, मसल्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। मतलब जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा काम कर रहा है बहुत स्पीड से तो उसके मसल्स तो वर्कआउट कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर इसको ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। फूड मसल्स जो हैं, मसल्स जब ज़्यादा काम करें तो जाहिर सी बात है जब मसल्स को ज़्यादा कंटिन्यूस काम चाहिए तो फूड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल की हमने एग्जांपल दी कि इंडिविजुअल लेवल क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन रहा है, और हम इंसान की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो बायोलॉजिस्ट जो है पॉपुलेशन लेवल को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं कि इसमें इंट्रैक्शन होती है कुछ सेम स्पीशीज़ की ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हैबिटेट में। तो पॉपुलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें एक जैसी स्पीशीज़ जो हैं वो एक सेम प्लेस पे मौजूद होती हैं और एक सेम टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पर एक ही जगह पर जब सेम स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की मौजूद हों तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2010 में 173.5 मतलब 173.5 मिलियन जो हैं वो इंडिविजुअल मौजूद थे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी। कम्युनिटी लेवल की बात करें अगर हम तो देखें पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, ठीक है। कम्युनिटी को हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं, इसमें एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, सेम इन्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट कहेंगे, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई भी हैं, एनिमल स्पीशीज़ भी हैं, तो ये एक कम्युनिटी बन गई फॉरेस्ट, ठीक है। कम्युनिटीज़ को हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, इसमें एक पॉपुलेशन बढ़ सकती है और कोई दूसरी जो है वो कम हो सकती है, ठीक है।
कुछ कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी है, पॉन्ड कम्युनिटी है, ये कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में आएंगी। और अगर हम सिंपल कम्युनिटीज़ की बात करें तो उसमें फॉलन लॉग है विद वेरियस पॉपुलेशन रेट, मतलब कोई ऐसा है कि उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन मौजूद है। सिंपल कम्युनिटी में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ पॉपुलेशन तो लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत लंबे, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर लेवल की बात करें तो इसमें हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ एक इनहेबिटेड है ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़। इसमें जो कम्युनिटीज़ ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ हैं उनको हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। इसमें तमाम इकोसिस्टम की बात करेंगे, मतलब बायोस्फीयर लेवल में अब अगर हम बात करें ना तो अब कम्युनिटी जो है वो मिलके क्या बना देती है, बायोस्फीयर बना देती है। मतलब इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को और इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को, तो ये एक पूरी जोन बनाती है। और फिर जोन ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ पर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, तो अब कम्युनिटी से अगली जो चीज़ आ गई वो बायोस्फीयर लेवल आ गया। ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ जो है वो एक बायोस्फीयर लेवल है। तो ये आपका लॉन्ग 6 का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी, इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यू व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट। तो हमने ये बताना है कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले हम ये बता रहे हैं कि क्या कोई है डिवीजन। देखिए जी, हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई यानी कोई लेबर अमंग कोई डिवीजन है सेल्स कॉलोनी के अकॉर्डिंग, तो अगर है तो आप बताएं कौन सी है। तो हमने कहा कि जी यस, नहीं, नो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी। ये सवाल के अंदर ही जवाब है। ठीक है, और यहाँ तक हम करेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यू, और उसके बाद हम कहेंगे टिश्यू ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड एट द लेवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यू इज़ फाउंड एट द लेवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इधर ही सवाल के अंदर ही हमने जवाब बना दिया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जो टॉपिक्स रह गए हैं, जो एक्सरसाइज में शामिल हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन में, ना अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट में, तो उनको हम किस तरीके से अपने टॉपिक के अंदर शामिल करेंगे। बिकॉज देखें, ऐसा है कि अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिलेटेड टू टॉपिक्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग तो मोस्टली आपकी एक्सरसाइज में से ही आता है। तो देखिए ना, शॉर्ट आपको सिर्फ यहाँ पे 2 दिए गए हैं। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें से शॉर्ट बनाना आपको सिखाएंगे, किस तरीके से आप शॉर्ट बना सकते हैं, आप अपने नोट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, बुक के क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ होती है। बायो जो है वो ड्राइव होती है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, बायोस विच मीन्स लाइफ, एंड लोगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये तो लॉन्ग 2 का शामिल हो जाएगा, लेकिन मैंने ये भी इस पर क्वेश्चन बनवा दिया था कि हाउ मेनी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग 2 का भी आंसर है। लॉन्ग 2 में भी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पूछा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है। फिर मॉर्फोलॉजी, जितनी भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो टाइप्स ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की टाइप ब्रांचेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें ये है कि आपके पास अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो सिंपल एक ब्रांच के बारे में पूछा जा सकता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था ना, उसमें हमने 16 के 16 जो है वो ब्रांचेस डिस्कस की थी। तो आपका शॉर्ट भी आ सकता है, डिफ़ाइन करें किसी एक को, तो इन सब के ऊपर मैंने डिफ़ाइन करके क्वेश्चन बना दिए, तो आप ये अपने नोट्स पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये एक साइड नोट था, ये था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं तो ये मेरे पास 18 बन रहा है। ठीक है, डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम स्टडी ऑफ मतलब लाइफ के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये 8 क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, 18 बन जाएगा। एंड देन 19 ये बनेगा पैरासाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो ये की थी ना, ये पैरासाइटोलॉजी, इसमें हमने कहा था, इस ब्रांच में हमने कहा था कि ये ब्रांच डील करती है पैरासाइट से। तो पैरासाइट असल में होते क्या हैं, ये उन्होंने साइड नोट पे दिया हुआ है, तो इस पर मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है, बिकॉज अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता हो कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। पैरासाइट्स क्या हैं जी, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड और शेल्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लिविंग होस्ट होते हैं इनके। ठीक है, और
रिटर्न में उनको हार्म करते हैं। जैसे कि हम जुओं की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जुएँ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो हैं वो मौजूद होती हैं, उनसे खाना भी लेती हैं, शेल्टर भी वहीं लेती हैं और फिर उनको नुकसान भी पहुँचाती हैं, ठीक है। खून चूस लेती हैं तो ऑब्वियसली नुकसान ही होता है। तो ये पैरासाइट्स की एग्जांपल ले सकते हैं और भी इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दी ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक और टॉपिक है, इस पर मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि विच आर मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ नाउअडेज़, कि ये आजकल कौन से बायोलॉजिकल इशूज़ चल रहे हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है जी, ये एक मेन इशू है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं आजकल, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी आ रहे हैं। एडिक्टिव ड्रग्स का इशू भी बहुत ज़्यादा है आजकल। पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ टुडे। ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज़ अ मेजर इशू नाउअडेज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 1.1.2 जो है, ये टॉपिक हमारा लॉन्ग फोर का आंसर था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पर कोई हम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने याद किया होगा। अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये टॉपिक था कैरियर्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है 1.1.3। इसमें हमारा एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इस पर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे कि मेडिसिन और सर्जरी है, तो मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरियर ऑफ मेडिसिन और सर्जरी इन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप इस प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से हम बायो में, अगर हम मेडिकल के शोबे में जाते हैं तो उसमें क्या कुछ है हमारे लिए और किस तरह के एडवांटेजेस हैं हमारे लिए। अच्छा जी, किस तरीके से हम मेडिसिन और सर्जरी का शोबा डिस्कस करेंगे। बायो में हम किस तरीके से इस कैरियर को चूज़ कर सकते हैं जी। एक प्रोफेशन मेडिसन का शोबा होता है, इसमें हम डिजीज़, ह्यूमन की कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो ये शोबे, इस शोबे में हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पेशली हम कहेंगे जी चलें जी, डॉक्टर जब बनना है आपने, तो आप मेडिसिन और सर्जरी का शोबा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सर्जरी में आप बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रिमूवल स्टोन्स की बात आ सकती है। इसमें अगर हम देखें, अच्छा जी, इसमें अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें अब अगर आपने सर्जरी के शोबे में जाना है तो आप स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। रीनल सर्जरी में ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं किडनी और लिवर्स की। और ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं, अगर इनकी आप स्टडी करते हैं तो आप कौन सी डिग्री करेंगे जी, MBBS की डिग्री करेंगे। और फिर देन उसके बाद MBBS करने के बाद आप फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं जिस भी फील्ड में आपने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास फ़िशर्स का है टॉपिक जी, कि फ़िशर्स में हम क्या करते हैं। लेकिन जी फ़िशर की शोबे की अगर बात की जाए तो ये प्रोफेशन जो है वो फ़िश पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंट जो है उसमें प्रोफेशंस जो है फ़िशर्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं। उनको नौकरियां दी जा रही हैं जी। और ये सब क्या करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन में, ठीक है। फ़िश प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन जो है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करते हैं ये जो फ़िशर्स होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। और इस डिग्री में अगर आपने मास्टर्स करना है या BS ऑनर्स करना है तो पहले तो ये था ना कि BS ऑनर्स होता था, तो फिर उसमें हम ये करते थे कि बैचलर के बाद या मास्टर लेवल के बाद जो है ना, जियोलॉजी वाले और फिशर्स वाले जो हैं वो इस प्रोफेशन को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट में BS ऑनर्स हो रहा है जी। और जो जियोलॉजी वाले हैं वो भी आफ्टर कंप्लीटिंग BS ऑनर्स इन फिशर्स, वो BS ऑनर्स इन जियोलॉजी, वो इस फिशर के शोबे को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जी। बायो का नेक्स्ट कैरियर जो है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशन है उसमें आप किस तरीके से जा सकते हैं जी। इसमें फूड क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है कि एनिमल्स का सोर्स ऑफ फूड क्या है। एग्रीकल्चर के शोबे में को बेहतर बनाने के लिए या क्रॉप्स जो है उनको बेहतर बनाने के लिए ये स्टडी की जाती है जी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस है, कॉर्न है, गंदम है, चावल है, मकई है। और एनिमल्स जैसे कि भैंस है, गाय है, बफलो काऊ वगैरह, इनको किस तरीके से हमने फूड देनी है, किस तरीके से इनसे फूड हासिल करनी है, ये सारा कुछ जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में डिस्कस करते होते हैं हम। पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनकी प्रोफेशनल कोर्सेज़ एग्रीकल्चर पर दे रही हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, मतलब आपने FSC प्री मेडिकल किया है, इसके बाद आप एग्रीकल्चर के ने BS ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इस ब्रांच में एग्रीकल्चर कंसर्न जो हैं वो केयर और ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स की देखते हैं। लाइव स्टॉक्स में जैसे कैटल हो गया, शीप हो गया, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं या काम करते हैं इनके ऊपर, तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं एनिमल हस्बेंड्री के वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही हो रही है, मतलब आपने FSC प्री मेडिकल की, उसके बाद आप इस शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें BS ऑनर्स कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है वो
ये गार्डनिंग की है, ये मैंने ऑलरेडी भी आपसे शॉर्ट टू में डिस्कस किया था। ये गार्डनिंग का शोबा है, ठीक है। इसमें हॉर्टिकल्चर्स जो हैं वो काम करते हैं डिफरेंट वैराइटीज़, जो एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर काम करते हैं और किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम नई वैराइटीज़ को, प्लांट्स की और फ्रूट्स की। तो देखिए ना, आजकल हमारे यहाँ जैसे गर्मियों का फ्रूट है तो वो सर्दियों में भी मौजूद है, सर्दियों का फ्रूट है तो या सब्ज़ी है तो वो गर्मियों में भी सब्ज़ी और फ्रूट मौजूद है। तो वो किसकी बदौलत हुआ है? वो इसी जो प्रोफेशन है इसी के अकॉर्डिंग हुआ है, हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग हुआ है। उन्होंने डिफरेंट वैराइटीज़ जो है वो प्रोड्यूस की हैं और अच्छी वैराइटीज़। अच्छा, वैराइटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली एक से एक किस्म जो है वो हमारे पास फ्रूट्स की मौजूद है। आजकल की अगर बात करें तो मैंगो की अगर हम लें तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट उसकी वैराइटीज़ मौजूद हैं। और फिर मैंने आपको ये एग्जांपल दी प्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। सीज़नल भी हैं हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और सीज़नल के बगैर भी जो अब सीज़न में नहीं एग्जिस्ट करते वो भी हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। तो ये इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग ही हो सका है, ठीक है। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोफेशन को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यही है कि जब आपने FSC प्री मेडिकल कर ली उसके बाद आप इस शोबे में जा सकते हैं। फार्मिंग की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट टाइम्स मतलब जो फार्म बनाते हैं, ठीक है, वो फार्म किस तरीके से बनाने हैं, मेंटेन उनको किस तरीके से करना है। हर तरह किसी तरह का भी फार्म हो सकता है, ठीक है। वो अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ किस किस तरह के फार्म होते हैं। जैसे कि एनिमल्स का फार्म है, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और मिल्क का सोर्स क्या हो सकता है, मतलब बेहतरी जितनी बेहतरी ला सकते हैं हम वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की तादाद किस तरीके से बढ़ानी है, अंडों की तादाद अंडों को कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारा हम उसमें देखते हैं। इसी तरीके से फ्रूट फार्म भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो उनको किस तरीके से ग्रो करना है और कितनी ज़्यादा जो है वो हम उसमें निगहदाश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट इस प्रोफेशन को अगर लेना चाह रहा है, एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स सकता है, फिशर है, ये सारे जो हैं वो इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी करके तो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन FSC प्री मेडिकल के बाद ही आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करके आप फार्मिंग जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री की बात करें, जंगलात का जो शोबा है उसमें जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट, किस तरीके से नेचुरल फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है, और किस तरीके से नए और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो लगाने हैं, ठीक है। तो वो हम सारा इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ करा रही हैं फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये भी FSC प्री मेडिकल के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जियोलॉजी और बॉटनी में भी अगर आपने BS ऑनर्स किया हुआ है तो भी आप इस फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेटेस्ट प्रोफेशनल फील्ड है बायो की, और इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसमें किस तरीके से यूज़फुल प्रोडक्शन हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, वो हम देखते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी का शोबा है वो FSC प्री मेडिकल के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी के शोबे को उसमें कर सकते हैं, BS ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। MPhil भी हो रहा है, BS ऑनर्स भी हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। ये है कि बायो को किस तरीके से हम जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे हम किस तरीके से मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे हम खुराक तैयार कर रहे हैं। तो वो सारा जो है ना, मतलब अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि हम ऑर्गेनिज़म्स को प्रैक्टिकली किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हम बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में करते हैं। अच्छा जी, ये जो टॉपिक था, अगला टॉपिक है 1.1.4 कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में। इसमें भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, तो इसमें मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है जी कि हाउ बायोलॉजी रिलेटेड टू कुरान, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तो ये टॉपिक को डाला है, बाकी मैंने हदीस डाल दी क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है कि बहुत सारी जगहों पर कुरान में अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िंदगी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हिंट्स दिए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हमने एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे कि है सूरह अंबिया में आयत 30 पे है कि हमने हर लिविंग थिंग को जो है वो पानी से बनाया है, ठीक है। हर जिंदा चीज़ जानदार को हमने पानी से बनाया है। फिर सूरह रहमान की आयत 14 में है कि अल्लाह ने इंसान को एक मिट्टी के एक ठीकरे से बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 14 वर्स है अल-मोमिनीन की, और उसमें उसका ये तर्जुमा है कि हमने इंसान को एक खून के लोथड़े से बनाया, ठीक है। तो ये वो पूरा उसके बारे में ये आयत है। और
फिर वो कहता है कि हमने उसके ऊपर हड्डियाँ चढ़ाई और फिर दैन बोन्स जो है वो उससे फिर एक पूरा इंसान बना। तो ये पूरा इसका तर्जुमा है। दैन जो नेक्स्ट आयत है वो अल-नूर की 45 वर्ष है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हर एनिमल को हमने, हर जानदार को हमने पानी से बनाया है। कुछ जो हैं वो पेट के बाद चलते हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो बनाया है जैसे उसने चाहा। ठीक है, तो ये आपके पास 45 वर्ड्स है। मुस्लिम साइंटिस्ट वाला टॉपिक है नेक्स्ट 1.2। तो इसमें भी इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ था, तो मैंने ये बनाया क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशंस आती है मुस्लिम साइंटिस्ट की कि जो रोल था जाबिर बिन हयान का वो क्या था। ठीक है, तो जाबिर बिन हयान का क्या रोल था कि ही वाज़ बॉर्न इन ईरान और इन्होंने अपनी मेडिसिन जो है वो इराक़ से की है। ठीक है, और इनके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा इन्होंने बुक्स बहुत सारी किताबें लिखी हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। उनकी सबसे मशहूर किताब जो है अल-नबतात अल-हयान है। ठीक है, और नेक्स्ट अब्दुल मालिक अस्मानी है। तो इन्होंने ये इनको पहला मुस्लिम साइंटिस्ट माना जाता है जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल से एनिमल्स के बारे में स्टडी की है। इनकी फेमस राइटिंग जो है वो अल-अबील है, जैसे कैमल्स के बारे में है, और अल-काहिल है जो कि घोड़ों के बारे में, अल-वहूश है एनिमल्स के बारे में, एंड खालिक अल-इंसान। ये सारी किताबें जो हैं इनकी फेमस किताबें, और इनको पहला मुस्लिम साइंसदान माना जाता है जिसने जानवरों पर काम किया था डिटेल के साथ। अबू अली सीना का रोल हम देख रहे हैं जी। अबू अली सीना जो है इसको एज़ाज़ हासिल है कि ये मेडिसन का फाउंडर है, और इसको एवेंसीना इन द वेस्ट का एवेंसीना कहा जाता है। ही वाज अ फिजिशियन। ठीक है, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और पोइट भी थे। और इनकी जो किताब है अल कानून फ़ी अल तिब, ये एक बहुत मशहूर किताब है जिसमें मेडिसिन्स के बारे में, वेस्ट में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के बारे में अभी तक उस पर काम हो रहा है और उसको देखा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जाबिर बिन हयान की है और ये अबू अली सीना है। ठीक है जी, थोड़ा सा पोलैंड के ना टिकट है ये, तो उसके ऊपर ही उनकी तस्वीर मौजूद है अबू अली सीना की। ठीक है जी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर है। आगे लॉन्ग 6 हम कर चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। जो हो चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में उनको नहीं डिस्कस करेंगे। ये 7 से 10 तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं हो रहे थे वो मैं फिर लॉन्ग शॉर्ट में शामिल किए। नेक्स्ट ये टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। ये इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्वेश्चन किया है कि विच आर द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो है वो 5 मेजर ग्रुप्स में डिफाइन है जी। मेजर 5 ग्रुप्स थे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इस पे बनाया एक शॉर्ट सा जी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में एक ही सेल होता है जिससे ऑर्गेनिज़म जो है वो ऑर्गेनिज़म की पूरी लाइफ बनाई जाती है। ऑल द एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय ओनली वन सेल। ठीक है, एक सेल से ही पूरी एक्टिविटीज़ इसकी बनती हैं। ये जो है इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम और जुगलीना की। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं जी, अमीबा, पैरामीशियम और जुगलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे बनाया है जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी। कॉलोनियल टाइप जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं, बट इनमें कोई डिवीज़न नहीं होती लेबर की अमॉन्ग दैम। ठीक है, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कॉलोनी में वो रहता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारता है, लेकिन वो किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो ये वॉलवॉक्स जो है ये एक ग्रीन अलगा वाटर के अंदर मौजूद होता है जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। ठीक है, और इस बहुत सारे वॉलवॉक्स सेल्स जो हैं वो मिल के एक कॉलोनी बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर की बात यही है कि एक सेल नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को डिफरेंट टिश्यूज़ से, ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, इसमें हम फ्रॉग और मस्टर्ड की एग्जांपल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मस्टर्ड प्लांट क्या है और फ्रॉग क्या है।
अच्छा जी, मस्टर्ड प्लांट भी क्योंकि एक्सरसाइज में शामिल नहीं था तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया। डिस्क्राइब मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट होता है सरसों का जो पौधा होता है, सरसों का साग हम जिसको कहते हैं, लेकिन ये सरसों का पौधा होता है, ठीक है। तो सरसों का पौधे में क्या है जी, मस्टर्ड प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंप्रेस्टर। ये अभी मेरी बुक फटी है जी। अच्छा, ये विंटर में बोया जाता है और फिर ये विंटर्स में इसके सीड्स भी बन जाते हैं। दैन ये प्लांट जो है वो एज ए वेजिटेबल भी यूज़ हो रहा है। इसके सीड्स जो हैं वो ऑयल के लिए, सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप्स में इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक रूट होता है, दूसरा स्टेम्प होता है। ब्रांचेज नहीं, सॉरी, 2 फंक्शंस के लिए होती है इसमें, रूट, स्टेम्प, ब्रांचेज, लीव्स, ये सारी जो हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हिस्सा नहीं लेते। फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट हिस्सा लेते हैं और फ्रूट और सीड्स बनाते हैं। तो 2 तरह के इसके ग्रुप्स होते हैं। एक ये होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं शामिल होता, और ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है। वो जो पहला हिस्सा है उसमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स हैं, जिसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसको आप साग के तौर पे काम करते हैं। और जो ये सीड बनाता है, सीड और फ्रूट्स बनते हैं, जो सीड्स को आप जो हैं वो फिर इससे आप सरसों का तेल बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमने डिस्क्राइब किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग के बारे में, कि उसके बारे में बताएं। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। ये आपका MCQs में आ सकता है कि बताएं जी राना टिग्रीना किसका नेम है। एंड ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। इसमें बॉडी जो है वो उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और हर ऑर्गन जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और ये ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है जी। तो ये आपकी फ्रॉग है राना टिग्रीना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।